अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका होस्ट एंड टीचर समर अब्बास और आप देख रहे हैं इजी टू लर्न यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने पार्ट 2 बायोलॉजी का एक टॉपिक शुरू किया था, ऑस्मोल रेगुलेशन इन एनिमल्स। उसमें हमने मैरीन वाटर एनिमल्स के अंदर ऑस्मो रेगुलेटरी अडाप्टेशंस पढ़ी थी। हमने पढ़ा था कि समुद्रों में रहने वाले एनिमल्स कैसे अपने अंदर ऑस्मो रेगुलेटरी अडाप्टेशंस पैदा करते हैं, कैसे वो समुद्री पानी, ऐसा पानी जिसके अंदर साल्ट बहुत ज़्यादा होते हैं, उस समुद्री पानी में कैसे सर्वाइव करते हैं। आज हम उसी टॉपिक का दूसरा हिस्सा पढ़ने वाले हैं और इस हिस्से में हम मज़ीद 2 किस्म के जानदारों की बात करेंगे, एक फ्रेश वाटर एनिमल्स और दूसरा टेरेस्ट्रियल या लैंड एनिमल्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं फ्रेश वाटर एनिमल्स की तरफ। फ्रेश वाटर एनिमल्स वो तमाम एनिमल्स जो फ्रेश वाटर में रहते हैं। फ्रेश वाटर यानी दरिया, नदी नाले, झीलें, नहरें, जो समुद्रों के अलावा पानी होता है उस पानी को हम फ्रेश वाटर कहते हैं और फ्रेश वाटर में रहने वाले एनिमल्स को हम फ्रेश वाटर एनिमल्स कहते हैं। तो देखते हैं कि फ्रेश वाटर एनिमल्स को प्रॉब्लम क्या होती है और ये उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं। तो सबसे पहले इन जानदारों को जो प्रॉब्लम होती है वो 2 होती है। एक प्रॉब्लम इनकी ये है कि चूँकि इनके अंदर पानी कंपैरेटिवली कम होता है और इनके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में पानी ज़्यादा होता है, तो आपको पता है कि पानी ज़्यादा से कम की तरफ जाता है ऑस्मोसिस के ज़रिए से। तो पानी दरिया या नदी नाले से इनके जिस्म के अंदर दाखिल होता है तेज़ी के साथ, यानी इनको पानी की फ्लडिंग का प्रॉब्लम होता है। पानी इनके अंदर हद से ज़्यादा इनके जिस्म के अंदर दाखिल होता है, लिहाजा एक प्रॉब्लम इनको ये होती है। दूसरी प्रॉब्लम जिनको हो सकती है वो ये है कि चूँकि इनके जिस्म के अंदर साल्ट होती हैं, जबकि जो बाहर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है उसमें साल्ट की मिकदार कम होती है, तो इनके अपने साल्ट इनके अंदर से निकल के बाहर पानी में चले जाते हैं डिफ्यूजन के ज़रिए से। अब ये इन 2 प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं, यानी एक्सेस वाटर को खारिज भी करना है और जो साल्ट हैं उनको बचाना भी है। तो आइए देखते हैं ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं। जो प्रोटोजोआ हैं यानी यूनिसेलुलर जानदार हैं, जैसे मिसाल के तौर पे पैरामीशियम है या अमीबा है, इनके जिस्म के अंदर जो एक्सेस वाटर दाखिल हो जाता है पानी से, दरिया से, नदी नाले से, उस पानी को इनके जिस्म के अंदर, इनके सेल के अंदर एक वैक्यूल होता है, उस वैक्यूल को हम कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कहते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इसलिए कहते हैं क्योंकि उसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट होने की, पिचकने की एबिलिटी होती है। तो वो अपने जिस्म के अंदर जो पानी दाखिल हो जाता है उनके जिस्म के अंदर, वो उस कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में जमा कर लेते हैं और फिर उस कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिसके ज़रिए से पानी उनके जिस्म से निकल के बाहर चला जाता है। यूँ ये एक्सेस वाटर को रिमूव कर देते हैं। इसके अलावा जो यूनिसेलुलर जानदारों के अलावा जो मल्टीसेलुलर जानदार हैं, वो कैसे एक्सेस वाटर को रिमूव करते हैं? वो अपने अंदर से डाइल्यूट यूरिन खारिज करते हैं। एक ऐसा यूरिन खारिज करते हैं जिसमें वाटर की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है और साल्ट बहुत कम होते हैं। तो अपने अंदर से जब ये डाइल्यूट यूरिन खारिज करते हैं तो इनके अंदर ज़्यादातर पानी जो है वो ज़ाया हो जाता है, ज़्यादातर पानी जिस्म से बाहर निकल जाता है। इस तरीके से ये एक्सेस वाटर से निजात हासिल कर लेते हैं। लेकिन इससे प्रॉब्लम भी एक होती है। एक तो ये कि इनके साल्ट डिफ्यूजन के ज़रिए से ऑटोमेटिकली बाहर के इन्वायरमेंट में ज़ाया हो रहे हैं, और दूसरा जब ये यूरिन खारिज करते हैं तो अगरचे थोड़े ही सही लेकिन कुछ साल्ट इनके यूरिन के ज़रिए से भी बाहर निकल जाते हैं। तो उस साल्ट की ये कंपनसेशन कैसे करते हैं? उसके लिए ये एक तो साल्ट कंटेनिंग फूड खाते हैं, ऐसी खुराक खाते हैं जिनके अंदर साल्ट ज़्यादा होते हैं। ज़्यादा खुराक खाएंगे तो ज़्यादा साल्ट इनके जिस्म के अंदर बहाल हो जाएंगे। दूसरा, कुछ जानदार हैं, कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो अपने जिस्म के अंदर बाहर वाले वाटर से, रिवर वाले वाटर से साल्ट को अपने जिस्म के अंदर ले आते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए से।
हमें पता है कि चीज़ें हमेशा ज़्यादा से कम की तरफ जाती हैं। मसलन इनके जिस्म के अंदर साल्ट ज़्यादा होती हैं और बाहर कम होते हैं, तो इनके जिस्म से बाहर ऑटोमेटिकली डिफ्यूजन के ज़रिए से जाते हैं। लेकिन अगर उन साल्ट को कम से ज़्यादा की तरफ लाना पड़े, यानी बाहर वाले वाटर से इनके जिस्म के अंदर लाना पड़े, तो उसके लिए फिर हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। ऐसी ट्रांसपोर्ट जिसमें मटेरियल्स को कम से ज़्यादा की तरफ लाया जाता है, उस ट्रांसपोर्ट को हम कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए एनर्जी खर्च होती है। तो कुछ जानदार ऐसे हैं जो एनर्जी के खर्च के ज़रिए से, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए से जो साल्ट मौजूद है वाटर में, उन साल्ट को ये जिस्म के अंदर लेके आते हैं। मिसाल के तौर पे एक पर्च नामी फ़िश है, ये बोनी फ़िश की एक किस्म है पर्च फ़िश। ये पर्च फ़िश, इनके गिल्स के अंदर कुछ ख़ास किस्म के सेल्स होते हैं, उनको हम क्लोराइड सेल्स कहते हैं। तो ये जो क्लोराइड सेल्स हैं, ये पानी से साल्ट को एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए से क्लोराइड आयंस को अपने जिस्म के अंदर लेके आते हैं। जब क्लोराइड आयंस इनके जिस्म के अंदर आती हैं, तो साथ ही जो सोडियम आयंस हैं वो भी इनके जिस्म के अंदर दाखिल हो जाती हैं। इस तरीके से ये साल्ट की जो कमी हुई थी इनको, वो साल्ट की कमी पूरी कर देते हैं। इस तरीके से ये जो फ्रेश वाटर एनिमल्स हैं, ये फ्रेश वाटर के अंदर सर्वाइव करते हैं। आइए अब हम चलते हैं टेरेस्ट्रियल या लैंड एनिमल्स की तरफ। टेरेस्ट्रियल या लैंड एनिमल्स वो एनिमल्स जो लैंड पे रहते हैं, खुश्की पे रहते हैं। उनको जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है वो है डिहाइड्रेशन वाली, क्योंकि ये ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं जहाँ खुश्की है, जहाँ पानी नहीं होता, जहाँ पानी की कमी होती है। तो पानी इनके जिस्म से इवापोरेशन के ज़रिए से, चाहे वो प्लांट्स हों या वो एनिमल्स हों, पानी इनके जिस्म से इवापोरेशन के ज़रिए से खारिज होता है, जिसकी वजह से इनको पानी की कमी यानी डिहाइड्रेशन होती है। तो ये उस डिहाइड्रेशन पे कैसे काबू पाते हैं, कैसे ये अपने अंदर वाटर को प्रिजर्व करते हैं, कैसे ये वाटर को बचाते हैं। इनके अंदर मुख्तलिफ अडाप्टेशन हैं। पहली अडाप्टेशन ये है कि ऐसे लैंड एनिमल का जिस्म किसी न किसी कवरिंग के ज़रिए से कवर्ड होता है, और वो कवरिंग इनके अंदर से पानी बाहर नहीं जाने देती। मिसाल के तौर पे जो इंसेक्ट्स हैं उनके अंदर एक्सोस्केलेटन होता है। बेटा एक्सोस्केलेटन एक ऐसा स्केलेटन है, ये वैसे हम पढ़ेंगे अगले चैप्टर में। स्केलेटन के डिफरेंट टाइप्स हैं। एक एंडोस्केलेटन होता है, एक हाइड्रोस्केलेटन होता है और एक एक्सोस्केलेटन होता है। एक्सोस्केलेटन ऐसा स्केलेटन होता है जिसमें जो हार्ड सा स्केलेटन होता है, सख्त हड्डियां होती हैं, सख्त खोल होता है, वो बाहर की तरफ होता है और इनका बाकी जिस्म उस सख्त खोल के अंदर होता है। जैसे मिसाल के तौर पे आपने देखा होगा टर्टल को, टर्टल का एक सख्त सा खोल जो है वो बाहर की तरफ होता है, जबकि इनका नर्म जो जिस्म है वो उस खोल के नीचे होता है, उसके अंदर होता है। या मिसाल के तौर पे जो आप स्नेल्स देखते हैं, उसमें एक सख्त सा शेल होता है उसके अराउंड, और असल जो नरम जिस्म होता है वो उस शेल के अंदर होता है। तो उस स्केलेटन को हम एक्सोस्केलेटन कहते हैं। तो इनके जो एक्सोस्केलेटन होता है उसके अंदर वैक्स होती है। वैक्स एक लिपिड है और लिपिड वाटर्स को नहीं गुजरने देता। तो इनका जो स्केलेटन है जो कि बाहर की तरफ है उसमें वैक्स पाई जाती है, इसलिए इनके अंदर से पानी निकल के बाहर नहीं जा पाता, क्योंकि बीच में वैक्स आ जाती है और वो पानी को ज़ाया नहीं होने देती। इसी तरीके से जो दूसरे एनिमल्स हैं उनमें उनकी स्किन में केराटिनाइज्ड डेड सेल्स पाए जाते हैं। मसलन इसमें ह्यूमन भी शामिल है। बेटा जो हमारी स्किन है इसकी 3 बड़ी लेयर्स हैं हमारी स्किन की। सबसे ऊपर वाली लेयर को हम एपिडर्मिस कहते हैं, उसके बाद उसके नीचे जो लेयर है उसको हम नर्मिस कहते हैं, और जो सबसे अंदर वाली उसको एंडोडर्मिस या हाइपोडर्मिस कहते हैं। जो सबसे बाहर वाली लेयर है यानी एपिडर्मिस, उसमें मज़ीद 2 लेयर्स होती हैं। एक बेसल लेयर होती है और उसके ऊपर यानी सबसे बाहर एक और लेयर होती है, उसको केराटिनाइज्ड लेयर कहते हैं। और वो जो केराटिनाइज्ड लेयर होती है उसमें डेड सेल्स होते हैं, ऐसे सेल्स होते हैं जो डेड होते हैं, और इन सेल्स के अंदर एक प्रोटीन पाई जाती है जिसको केराटिन कहते हैं। केराटिन वही प्रोटीन है जो आपने फर्स्ट में पढ़ा था, हमारे नेल्स में पाई जाती है, हमारे हेयर में पाई जाती है। तो इनके जो सेल्स होते हैं सबसे ऊपर वाली लेयर में, स्किन की सबसे बाहर वाली लेयर में जो सेल्स होते हैं वो डेड सेल्स होते हैं, उनके अंदर केराटिन पाई जाती है, और ये वाटर के लिए इंसुलेटर का काम करते हैं, यानी वाटर को अपने अंदर से नहीं गुजरने देते। मिसाल के तौर पे हमारी जो स्किन है इसमें सबसे बाहर, हमारी स्किन के सबसे बाहर यही डेड सेल्स
जिसके अंदर केराटिन मौजूद है वो होते हैं, और ये हमारे अंदर से पानी को बाहर नहीं जाने देते। इस तरीके से ये अपने अंदर पानी को काफ़ी हद तक बचा लेते हैं, जितनी ज़रूरत होती है उतना पानी ये बचा लेते हैं। एक ये अडाप्टेशन है। दूसरी अडाप्टेशन ये है कि ये जो एनिमल्स हैं जो खुश्की पे रहते हैं, ये मॉइस्ट फूड खाते भी हैं और पीते भी हैं, यानी ऐसी पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीते हैं और खुराक ऐसी खाते हैं जिनके अंदर ज़्यादातर पानी होता है। जैसे मिसाल के तौर पे वाटरमेलन है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा मिकदार में पानी होता है। तो आपको पता है कि लैंड एनिमल इस किस्म के फ्रूट खाते हैं या और ऐसी खुराक जिसके अंदर पानी की मिकदार ज़्यादा होती है वो खाते हैं, जिसकी वजह से उसके अंदर पानी जो ज़ाया होता है वो उसकी कमी पूरी हो जाती है। एक और चीज़ जो ये एनिमल्स करते हैं वो है मेटाबॉलिक अडाप्टेशंस। इनके मेटाबॉलिज्म इस तरह का होता है, इनके अंदर जो रिएक्शन हो रहे हैं वो ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसके ज़रिए से पानी रिकवर हो जाता है, जो पानी ज़ाया होता है वो पानी रिकवर हो जाता है। इसकी एक सादा सी मिसाल कंगारू रैट की है। ये कंगारू रैट जो है इसके बारे में कहा जाता है कि ये काफ़ी दिनों तक, बल्कि काफ़ी महीनों तक ये रैट बग़ैर पानी पिए जिंदा रह सकता है। वो कैसे? ये कंगारू रैट सीड्स पे गुजारा करता है। ये सीड्स खाता है, ऐसे सीड्स खाता है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा मिकदार में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, और उन कार्बोहाइड्रेट्स का जब मेटाबॉलिज्म होता है इसके जिस्म के अंदर, तो उस मेटाबॉलिज्म के नतीजे में वाटर पैदा होता है, और इस तरीके से ये वाटर की कमी को पूरा कर लेते हैं और बग़ैर एक्सटर्नली वाटर इनटेक किए जिस काफ़ी दिनों तक जिंदा रह सकते हैं। एक और चीज़ जो इन एनिमल्स में पाई जाती है, बिलखुसूस मैमल्स में पाई जाती है, वो है इनके अंदर किडनी का होना। किडनी के ज़रिए से ये यूरिन बनाते हैं, और किडनी के ज़रिए से जब यूरिन बनता है तो जब यूरिन खारिज होने लगता है तो उस वक्त यूरिन में जो पानी होता है वो ज़्यादातर पानी वापस जिस्म में जज़ब कर लिया जाता है। यूरिन के साथ जो पानी खारिज होना होता है वो बहुत थोड़ा खारिज होता है। ज़्यादातर पानी यूरिन में जा रहा था वो रीअब्जॉर्ब हो जाता है, यानी कि जिस्म में दोबारा आ जाता है, जिसकी वजह से पानी बहुत कम मिकदार में ज़ाया होता है। आप कह सकते हैं कि ये वाले जो एनिमल्स हैं ये कंसनट्रेटेड यूरिन खारिज करते हैं। हमने देखा था कि जो फ्रेश वाटर एनिमल्स थे वो डाइल्यूट यूरिन खारिज करते हैं जिसमें पानी बहुत ज़्यादा होता है। इसके मुकाबले में जो लैंड एनिमल्स होते हैं ये कंसनट्रेटेड यूरिन खारिज करते हैं किडनीज के ज़रिए से, जिसमें पानी बहुत कम होता है। ज़्यादातर पानी इनके जिसमें रीअब्जॉर्ब हो जाता है, दोबारा वापस आ जाता है और ज़ाया नहीं होता यूरिन के ज़रिए से। एक और अडाप्टेशन जो इन जानदारों के अंदर पाई जाती है वो है एनहाइड्रोबियोसिस। ये एनहाइड्रोबियोसिस क्या है? एनहाइड्रोबियोसिस का मतलब है डिहाइड्रेशन को टॉलरेट करना, डिहाइड्रेशन को बर्दाश्त करना। इनके अंदर कैपेबिलिटी होती है कि ये काफ़ी हद तक डिहाइड्रेशन को, पानी की कमी को बर्दाश्त कर सकते हैं। इसकी एक मिसाल एक मशहूर सा एनिमल है जिसको टार्डिग्रेड कहते हैं या सी बेयर भी इसको कहते हैं, सी बेयर। ये इंतहाई टाइनी किस्म का एक एनिमल है। इसका साइज़ 1 मिलीमीटर से भी कम होता है। इसका साइज़ अराउंड 0.5 मिलीमीटर साइज़ होता है। इंतहाई टाइनी एनिमल है। इसके बारे में कहा जाता है कि ये एक्सट्रीम कंडीशंस को बहुत ज़्यादा बर्दाश्त करता है। मिसाल के तौर पे डिहाइड्रेशन को ये बहुत ज़्यादा बर्दाश्त कर लेता है। जब इसके अंदर, वैसे ये तमाम किस्म के इन्वायरमेंट में रहता है, ये पहाड़ों के ऊपर भी रहता है, खुश्की पे भी रहता है, समुद्रों में रहता है, फ्रेश वाटर में भी रहता है। लेकिन जब ये लैंड पे होता है और इसको पानी की कमी होती है और इसको पानी अवेलेबल नहीं होता, उस वक्त ये इनएक्टिव स्टेट में चला जाता है। एक ऐसी स्टेट में चला जाता है जब अपने अंदर, इसके जिस्म के अंदर कोई चेंजेस नहीं आ रही होती, ये कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर रहा होता, और जब ये कोई एक्टिविटीज़ परफॉर्म नहीं करता उस वक्त ना तो इसकी एनर्जी ज़ाया होती है और ना इसको बाकी चीज़ों की ज़रूरत होती है। और इसके बारे में कहा जाता है कि कई सालों तक ये टार्डिग्रेड डिहाइड्रेशन को बर्दाश्त कर सकता है। इस डिहाइड्रेशन को बर्दाश्त करने का नाम है एनहाइड्रोबियोसिस। आई होप आपको ये अडाप्टेशंस जो लैंड एनिमल्स के अंदर पाई जाती हैं और जो फ्रेश वाटर एनिमल्स में पाई जाती हैं ये आपको समझ आ चुकी होंगी। इनको प्रॉब्लम्स क्या होती हैं ये भी आपको समझ आ चुके होंगे। फिर भी अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो, आपकी कोई डिफ़िकल्टी हो, तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम आपको इसका रिप्लाई करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।